बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मदीनातुल उलूम हाई स्कूल की जानिब से मैं मोहम्मदी उस्मा खान क्लास 10th डी उर्दू मीडियम के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट को लेकर ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करने जा रही हूँ। तो प्यारी बच्चियों, जैसा कि आप सब 9th का एग्जाम पास कर आ चुकी हैं और जमा 10th में आपका दाखिला हो चुका है, तो यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक सब्जेक्ट है जिसे आपको पढ़ना है और बोर्ड में आपको इसका एग्जाम देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साइंस फर्स्ट एंड साइंस सेकंड। तो साइंस फर्स्ट के लिए 40 मार्क का यानी कि 40 मार्क का आपको रिटर्न थ्योरी का एग्जाम देना है और 10 मार्क्स के लिए आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। इस तरह से ये हो जाएंगे 50। उसी तरह से साइंस सेकंड के लिए भी आपको 40 मार्क्स का थ्योरी का रिटर्न एग्जाम देना है और 10 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। 50 + 50 हो जाएंगे 100। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट की जानिब, जिसमें कि हमारा पहला जो चैप्टर है, सबक नंबर 1 जो है हमारा, वो है हमारा सखली कशिश, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, सखली कशिश क्या है, किसे कहेंगे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? तो इसकी जो तारीफ है वो इस तरह से है कि जमीन अशिया को अपनी जानिब कशिश करती है और ये क़ुव्वत जमीन की मरकज की जानिब होती है। तो प्यारी बच्चियों, यानी कि जमीन जो है तमाम अशिया को अपनी जानिब कशिश करती है और इसकी ये जो कशिश होती है, ये जो क़ुव्वत होती है, ये जमीन की जानिब होती है। तो इसके पीछे जो एक बहुत ही ज्यादा मशहूर स्टोरी है वो इस तरह से है कि सर आइजैक न्यूटन, एक दफा का जिक्र है कि सर आइजैक न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो अचानक एक सेब उसके सर पर आकर गिरा। उसे सवाल पैदा हुआ कि ये जो सेब है वो नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। और इसी सवाल के जवाब में उसने जो तलाश की, उसने सखली कशिश की दरियाफ्त की, यानी कि उसने दुनिया को बताया कि जमीन जो है तमाम अशिया को अपनी जानिब कशिश करती है और ये क़ुव्वत जमीन की मरकज की जानिब होती, यानी कि जितनी भी अशिया होती है वो जमीन के मरकज की जानिब इस तरह से उमूदन गिरती है, एकदम डायरेक्ट नीचे गिरती है और इसी को कहा जाता है कि जमीन की मरकज की जानिब ये कशिश करती है। तो इसी तरह से सखली कशिश की जो है दरियाफ्त हुई और दुनिया ने ये जाना कि जमीन के अंदर एक क़ुव्वत है जो कि तमाम अशिया को अपनी जानिब खींचती है, कशिश करती है और इसी को हम सखली कशिश के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है हमारा सेकेंड टॉपिक वो है दायरवी हरकत और मरकज जो क़ुव्वत, इसे सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहेंगे इंग्लिश में। तो इसकी जो तारीफ है वो इस तरह से है कि दायरवी मदार में होने वाली हरकत को हम दायरवी हरकत कहते हैं, यानी कि प्यारी बच्चियों ऐसी हरकत जो दायरी शक्ल में होती है, गोल शक्ल में होती है, उसे हम कहते हैं दायरी हरकत। तो इसको हमें समझने के लिए हमें एक सीधा सा, सादा सा और एक आसान सा तजुर्बा करना है। हमें सिर्फ करना यह है कि हमें एक धागे को या डोरी को एक पत्थर से बांधना है और इसे हमें गोल घुमाना है, यानी कि इसे हम दायरी हरकत में जब घुमाएंगे तो हमें इस तरह की एक हरकत होती हुई नजर आएगी जिसे हम कहते हैं दायरवी हरकत। आ गया समझ में? उसके बाद जो है वो है कि और ये जब हरकत अपने मरकज की जानिब होती है तो उसे हम कहते हैं मरकज जो क़ुव्वत। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम देखेंगे कि ये जो हरकत होती है ये अपने मरकज की तरफ होती, यानी कि जहां से इसको ये क़ुव्वत पहुंचाई जा रही है, जहां से इसे ये क़ुव्वत मुहैया हो रही है, वो हरकत उसी मरकज की अतराफ होगी, इसीलिए हम इसे कहेंगे मरकज जो क़ुव्वत, हम इसे कहेंगे। आ गया समझ में? दायरवी हरकत यानी कि गोल होने वाली, दायरवी हरकत में होने वाली दायरानुमा हरकत, इसे हम कहेंगे दायरवी हरकत। और ऐसी हरकत जो इसी के मरकज के करीब होगी, मरकज की तरफ होगी, उसे हम कहेंगे मरकज जो क़ुव्वत। तो यहाँ पर हो गए हमने दो टॉपिक्स देखे, सखली कशिश और दायरवी हरकत और मरकज जो क़ुव्वत। उसके बाद जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है केपलर का पहला कानून। तो डियर स्टूडेंट्स, निजाम शमसी, तारे, सितारे, सैयारे,
یہ زمانے قدیم سے ہی انسان کی جستجو کا ایک مرکز رہا ہے. انسان کافی زمانے سے سوچتا ہے کہ نظام شمسی کیسا ہوگا, تارے کیسے ہوں گے, سیارے کیسے ہوں گے, اور ان کے جو مدار کے اطراف جو ہے کشش کرنے کا اور گردش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح سے ہوگا, دن اور رات کس طرح سے آتے ہوں گے. یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں کافی قدیم زمانے سے ہے اور اسی کی کھوج میں انسان لگاتار لگا ہوا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ کیپلر نامی سائنسدان نے بھی اپنے کچھ قوانین پیش کیے. کیا قوانین پیش کیے؟ اس نے سب سے پہلا جو قانون ہے وہ یہ پیش کیا کہ سیارے کا جو مدار ہے وہ بیضی ہوتا ہے. پیاری بچیوں, بیضی ہوتا ہے, یعنی کہ ایک دم گول نہیں ہوتا ہے بلکہ تھوڑا سا کسی قدر کمپریسڈ ہوتا ہے, جیسے کہ ایک ہمارا انڈا ہوتا ہے, اسے ہم کہیں گے بیضی شکل. ٹھیک ہے. اور سورج اس مدار کا نقطہ ماسکہ ہوتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں پھر ہمارے نظام شمسی کی طرف. تو کیپلر کے پہلے قانون کے مطابق جو ہمارے سیارے ہیں وہ بیضی مدار میں گردش کرتے ہیں, نہ کہ ایک دم گول مدار میں. یعنی کہ کیپلر سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو مدار ہیں جو کہ ہمارے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں وہ بالکل دائرہ نما ہے, یعنی کہ گول ہے. تو اس بات کو کیپلر نے غلط ثابت کیا اور اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ گول نہیں ہے بلکہ تھوڑے سے کمپریسڈ ہے, جسے ہم بیضی کہتے ہیں. اور بیضی یعنی کہ سمجھنے کے لیے ایک انڈے کی شکل کے ہوتے ہیں. اب یہ بیضی شکل ہمیں حاصل کس طرح سے ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم ایک چھوٹا سا پریکٹیکل دیکھیں گے کہ ہم ایک کون, اس طرح کا جو کون ہوتا ہے, جب ہم اس کو کٹ کریں گے تو ہم یہاں سے اس طرح سے اس کے بیضی اشکال کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اسے ہم کہیں گے بیضی اور الپس, اسے ہم انگلش میں کہیں گے. تو کیپلر کے پہلے قانون کے مطابق یہ جو سیارے ہیں ان کے جو مدار ہیں یہ کیسے ہیں؟ بیضی ہے. اور سورج اس مدار کا نقطہ ماسکہ ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب ہم ایک الپس کی بات کرتے ہیں, جب کسی ایک بیضی شکل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں دو نقطے ماسکے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پر ہمیں دو ایکسس حاصل ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کے جو دو پارٹس ہیں وہ اسے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا والا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں میجر ایکسس, اور یہ جو چھوٹا والا جو پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں مائنر ایکسس. ٹھیک ہے. میجر ایکسس اور مائنر ایکسس. تو کیپلر کے جو پہلا قانون ہے جو اس نے بتایا کہ سورج اس مدار کا نقطہ ماسکہ ہوتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیضی شکل میں الپس میں دو فوکل پوائنٹس یا پھر دو نقطہ ماسکہ ہوتے ہیں, تو کیپلر نے یہی بتایا کہ سورج جو ہے ہمارے اسی مدار کا ایک نقطہ ماسکہ ہوتا ہے. آگے بات سمجھ میں. تو یہ ہو گیا اس کا کیپلر کا پہلا قانون. اب ہم پڑھتے ہیں کیپلر کے دوسرے قانون کی طرف. دوسرے قانون میں کیا بتایا گیا کہ سیارے کو سورج سے جوڑنے والا خط مستقیم یکساں وقفہ وقت میں یکساں علاقہ یعنی کہ رقبہ طے کرتا ہے. تو کیپلر نے یہ بتایا کہ جب سورج کے اطراف ہمارے مختلف سیارے جب گردش کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یکساں وقفے میں یکساں علاقہ اور رقبہ وہ طے کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم اس الپس میں دیکھتے ہیں, اس بیضی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا سورج ہے جو کہ ایک نقطہ ماسکہ پر ہے, اور یہاں پر ایک پلانٹ ہے جو کہ ایک سیارہ جسے ہم کہیں گے. یہ سیارہ A سے B تک لے کر جو فاصلہ طے کرتا ہے وہ فاصلہ فرض کیجئے کہ اگر یہ 10 منٹ میں اس کے لیے لگنے والا ٹائم اگر 10 منٹ ہو اور طے کرنے والا یعنی کہ طے شدہ فاصلہ اگر 4 کلومیٹر ہو, تو جب یہ C سے D اس ڈسٹینس پہ جائے گا تب بھی وہی کیا کرے گا, 10 منٹ لے گا کتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے, 4 کلومیٹر. یعنی کہ یہ جو ہمارا مدار ہے جب یہ الپس میں ہوگا تو یہ کیا کرے گا, وقفہ جو ہے اس کے لیے لگنے والا جو ٹائم ہے وہ بھی سیم ہوگا, اور اس کے ذریعے جو طے شدہ جو رقبہ ہے, جو ڈسٹینس ہے, جو فاصلہ ہے وہ بھی کیسا ہوگا, مساوی ہوگا. یعنی کہ یکساں وقفے میں یکساں علاقہ یا یکساں رقبہ یہ طے کرے گا. تو یہ ہو گیا ہمارا کیپلر کا دوسرا قانون. اب بڑھتے ہیں تیسرے قانون کی طرف, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سورج کے اطراف مدار میں گردش کرنے والے سیارے کا گردش کے لیے درکار وقت کا
मुरब्बा इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब के रास्त तनासुब में होता है। यानी अगर लगने वाला टाइम यानी कि वक्फा वक्त अगर टी हो और तयशुदा फासला अगर आर हो तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ इट विल बी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। यानी कि टाइम का मुरब्बा बिर्रास्त तनासुब में होगा फासले के क्यूब के। आगे समझ में मुकब के, ठीक है। तो यानी कि अगर आप फिर हम इसको और आगे देखते हैं कांस्टेंट हासिल करने के लिए तो ये होगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब और इज इक्वल टू मुस्तकिल दैट इज इक्वल टू के जो है ये है केपलर्स कांस्टेंट हम इसे कहते हैं। यानी कि लगने वाला वक्त और फासला ये एक दूसरे के बिलरास्त तनासुब में होते हैं मुरब्बे और मुकब के। अब मुरब्बा यानी कि क्या, जब हम किसी भी अदद को 2 बार जरब करते हैं तो हमें मुरब्बा हासिल होता है और जब हम किसी भी अदद को 3 बार उसे मल्टीप्लाई करते हैं जरब करते हैं तो हम उसे मुकब कहते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। तो अभी हमने देखे केपलर का पहला कानून जो बताता है कि हमारे जो मदार निजाम शमसी के वो कैसे हैं, बैज़ी हैं। दूसरा जो कानून है वो ये बताता है कि सेम वक्फे में यानी कि यकसा वक्फे में यकसा इलाका तय करता है कोई भी एक सैयारा। और उसके बाद जो तीसरा जो कानून है वो ये बताता है कि ये वक्त और फासले का बिलरास्त तनासुब है जब वो मुरब्बे में और मुकब में होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन का कशिश सखल का कायनाती कानून। तो न्यूटन ने कशिश सखल के लिए कायनाती अपना कानून दिया, कांस्टेंट दिया है। इसके मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता रहता है। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में होती है और इनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो कशिश सखल का कायनाती कानून जो है इसके मुताबिक क्या है कि कायनात में जितने तमाम अजसाम है वो तमाम अजसाम क्या करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो कुव्वत है एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में होती। तो फर्स्ट करते हैं हम M1 और M2, ये 2 कमियतों के 2 अजसाम हैं और इनके दरमियान फासला है D। तो कमियत के कानून के मुताबिक, कायनाती कानून के मुताबिक F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर, है ना। M1 क्या है, हमारी कमियत नंबर 1 और M2 है दूसरी कमियत और ये है बिलरास्त तनासुब में किसके, D के। यानी कि यहाँ पर M1 ये एक शय है और यहाँ पर M2 ये एक शय है और ये दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि कशिश करने वाली कुव्वत F है और इनके दरमियान का जो फासला है इसे हम D से जाहिर करते हैं यानी कि डिस्टेंस है। तो कानून के मुताबिक, न्यूटन के कशिश सखल के कायनाती कानून के मुताबिक ये दोनों की जो हासिल ज़रब है वो क्या होंगे, बिलरास्त तनासुब में होंगे। किसके साथ, कुव्वत के साथ। यानी कि अगर इन चीजों का, इन अशियाओं का या अशिया का अगर वेट ज्यादा हो, वजन ज्यादा हो, कमियत ज्यादा हो तो इनके लिए लगने वाली दरकार शुदा कुव्वत भी ज्यादा होगी। यानी कि जब अशिया का वजन बढ़ेगा तो उसको लगने वाली कुव्वत भी ज्यादा होगी, यानी कि दोनों हो गए बिलरास्त तनासुब में। लेकिन जब डिस्टेंस यानी कि D बढ़ाया जाएगा तो इसको लगने वाली कुव्वत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि ये इसके बिलमाकुस तनासुब में हो जाएगी। तो इसके लिए हम फर्ज करते हैं कि आपको एक अनाज का बोरा उठाने के लिए दिया जाए। फर्ज कीजिए कि वो अनाज का बोरा जमीन पर रखा हुआ है और आपको उठाने के लिए कहा गया, तो आप ये गौर करेंगे, मुशाहिदा करेंगे कि आपको बोरा उठाने के लिए ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ेगी। लेकिन जब हम उसी चीज को, उसी बोरे को अगर किसी एक हाइट पर या डिस्टेंस पर रखेंगे, टेबल पर रखेंगे, ऊंची जगह पर रखेंगे, तो हमको उसे उठाने के लिए कम कुव्वत दरकार होगी, यानी कि आप उसको इजीली उठा ले सकेंगे।
देखेंगे। यानी कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो कुव्वत कम होती है, और जब कमियतों की कुव्वत या कमियतों का वजन बढ़ता है तो कुव्वत भी क्या होती है, हमें ज्यादा लगती है। तो इसी तरह से न्यूटन ने कशिश सखल के कायनाती कानून को बताया। तो उसने बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। देयरफॉर F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो G है इसे हम कायनाती मुस्तकिल कहते हैं, और ये कायनाती मुस्तकिल के तौर पर दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर है इसमें हमने ये देखा कशिश सखल यानी कि सखली कशिश, उसके बाद दायरी हरकत और मरकज जो कुव्वत, उसके बाद केपलर का पहला कानून जो कि बताता है कि हमारे जो मदार है वो बैजी शक्ल के हैं, दूसरा कानून जो बताता है यकसा वक्फे में हम यकसा इलाका एक प्लैनेट तय करता है, उसके बाद है केपलर का तीसरा कानून जो कि बताता है कि दरकार वक्त का मुरब्बा औसत फासले के मुकाब के रास तनासुब में होता है ना, यानी कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और उसके बाद हमने देखा न्यूटन का कशिश सखल का कायनाती कानून जिसमें बताया गया है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। यहाँ पर हमने कैपिटल G देखा जिसे कि हम कहते हैं कायनाती मुस्तकिल। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर टिल नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।